एग्रीकल्चर एग्जाम्स में हॉर्टिकल्चर का जो सेक्शन होता है ना, वो अक्सर एक भूल भुलैया जैसा लगता है। पढ़ने को इतना कुछ होता है कि फैक्ट्स दिमाग में आपस में टकराने लगते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम समस्या है एस्पिरेंट्स के बीच। बिल्कुल, लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एग्री प्रेप हॉर्टिकल्चर नोट्स का इस्तेमाल करके इस मजे को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। आज का मिशन बहुत ही क्लियर है, विशेष रूप से उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो AFO, IBPS AFO या स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये चर्चा एक गेम चेंजर होने वाली है। एकदम सही कहा। आज हम हॉर्टिकल्चर के 4 भारी भरकम पिलर्स को कवर करेंगे। राइट, हम 4 प्रमुख फलों, सिट्रस यानी नींबू वर्गीय फल, पपाया यानी पपीता, पोमेग्रेनेट यानी अनार और बेर, इनके प्रोडक्शन, वैरायटीज, बीमारियों और पेस्ट्स को एग्जाम के नजरिए से पूरी तरह समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, कोई भी टेबल, क्लासिफिकेशन या कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रीकैप और रिमाइंडर देना जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। अगर पिछले डीप डाइव टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं की गई है तो यही सलाह है कि विजिट agriprep.in एंड अटेम्प्ट MCQs टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। पढ़ाई तभी सफल होती है जब उसका आकलन किया जाए। सही बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिट्रस फ्रूट्स की, जिसमें मैंडरिन यानी संतरा सबसे आगे आता है। इसका साइंटिफिक नाम सिट्रस रेटिकुलेट है और ये भारत में उगाया जाने वाला सबसे आम सिट्रस फ्रूट है। देखिए, यहाँ एग्जाम के लिए सबसे जरूरी सवाल इसकी कमजोरी से आता है। ये वाटर लॉगिंग यानी जल भराव के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है कि आखिर वाटर लॉगिंग से इसको इतनी परेशानी क्यों होती है। दरअसल जब खेतों में पानी जमा हो जाता है तो जमीन के अंदर रूट्स यानी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। वाई मारिजीज। बिल्कुल, ऐसे में पौधा तुरंत स्ट्रेस में आ जाता है और खराब होने लगता है। इसके अलावा एग्जाम में एक और शब्द बार बार रिपीट होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है पेपर्स में। हाँ, ये टर्म बहुत कॉमन है। सही पकड़ा। मैंडरिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम और ग्रेप फ्रूट, ये चारों फल हाईली पॉलीएम्ब्रियोनिक होते हैं। आमतौर पर एक बीज से एक ही पौधा निकलता है, लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है कि एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण यानी एम्ब्रियोज बन जाते हैं। तो इसका नर्सरी वालों को बड़ा फायदा होता होगा। बहुत बड़ा फायदा। इससे न्यूसेलर एम्ब्रियोज से बिल्कुल मदर प्लांट जैसे ट्रू टाइप क्लोन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इन सिट्रस फलों के छिलके को एक खास नाम दिया जाता है, लेदरी राइंड, जो इनकी एक अलग एनाटॉमिकल पहचान है। अब अगर स्पेसिंग की बात की जाए तो आमतौर पर लाइम, लेमन और स्वीट ऑरेंज के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिंग 6 मीटर बाय 6 मीटर रखी जाती है। लेकिन यहाँ एग्जाम बनाने वालों का एक पसंदीदा टॉपिक आता है, किन्नो। एग्जैक्टली, किन्नो। जब बात किन्नो की आती है तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी HDP का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अगर ट्रॉयर सिट्रांस रूट स्टॉक का इस्तेमाल किया जाए तो पौधे का आकार छोटा रह जाता है और इसकी वजह से किन्नो को 1.8 बाय 1.8 मीटर की बेहद कम स्पेसिंग पर लगाया जा सकता है, जिससे पर हेक्टेयर पौधों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। सही कहा। किन्नो का इतिहास भी बहुत रोचक है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। इसे USA में 1935 में HB फ्रॉस्ट ने डेवलप किया था। ये असल में किंग मैंडरिन और विलो लीफ मैंडरिन का एक क्रॉस है और भारत में इसको सबसे पहले पंजाब में लाया गया था। आज ये वहाँ का एक प्रमुख फल है। वहीं मैंडरिन की 2 और कमर्शियल वैरायटीज हैं जो साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, लड्डू और कूर्ग। ओरिजिन और क्रॉस वैरायटीज तो एग्जाम सेटर्स के हमेशा से फेवरेट रहे हैं। अब आते हैं स्वीट ऑरेंज यानी मौसम्बी पर, जिसे सिट्रस सिनेसिस कहा जाता है। यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, यानी फल पकने से ठीक पहले ही पेड़ से टूटकर गिरने लगते हैं। ये किसानों के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। ये समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आती है। इसको रोकने का एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है 20 ppm 2,4-D का स्प्रे। 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन की तरह काम करता है जो फल को पेड़ से जुड़े रखता है। अगर हम स्वीट ऑरेंज की प्रोपगेशन की बात करें तो टी बर्डिंग या पैच बर्डिंग सबसे कॉमन मेथड माने जाते हैं और इसके लिए सबसे बेहतरीन रूट स्टॉक रानपुर लाइम को माना गया है। वैरायटीज की लिस्ट पर अगर नजर डालें तो सदगुड़ी, मौसम्बी, ब्लड रेड, जाफा, पाइनएप्पल और वलेंसिया, ये सभी स्वीट ऑरेंज की महत्वपूर्ण वैरायटीज हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाइनएप्पल नाम सुनकर एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये अनानस नहीं बल्कि स्वीट ऑरेंज की ही एक वैरायटी है। ऐसे ट्रिक क्वेश्चन से बचना बहुत जरूरी है। एकदम।
अब बढ़ते हैं कागजी लाइम यानी एसिड लाइम या साउर लाइम की तरफ, जिसे सिट्रस ओरेंटिफोलिया कहते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाकी सिट्रस फ्रूट्स के मुकाबले इसको आमतौर पर सीड्स यानी बीज से ही प्रोपेगेट किया जाता है। और एग्जाम के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिक क्वेश्चन बनता है वो कागजी लाइम की एक बीमारी से जुड़ा है। वो क्या है? वो है इंडिकेटर प्लांट का कॉन्सेप्ट। कागजी लाइम ट्रिस्टेजा डिजीज के लिए एक इंडिकेटर प्लांट का काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम। यानी ये वायरस के प्रति इतना हाईली ससेप्टेबल है कि अगर पूरे ऑर्चर्ड में कहीं भी ट्रिस्टेजा अटैक करता है तो सबसे पहले लक्षण कागजी लाइम पर ही उभर कर आएंगे। बिल्कुल। हालांकि एसिड लाइम की सबसे गंभीर बीमारी सिट्रस कैंकर को माना जाता है। इसलिए रेजिस्टेंस और टॉलरेंस के आधार पर वैरायटी सिलेक्ट करना अनिवार्य हो जाता है। कागजी लाइम की कुछ खास वैरायटीज हैं जो सिलेबस का हिस्सा है, जैसे चक्रधर जो कि एक सीडलेस यानी बीज रहित वैरायटी है। प्रमालिनी अपनी अच्छी यील्ड के लिए जानी जाती है और मीठा चिकना अपनी स्वीट और जूसी क्वालिटी के लिए। एक और वैरायटी है साई सरबती, जिसका नाम हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि ये ट्रिस्टेजा और कैंकर दोनों गंभीर बीमारियों के प्रति टॉलरेंट है। सही जवाब। अब जब बीमारियों की बात हो ही रही है तो सिट्रस की बीमारियां और उनके वेक्टर्स एग्जाम पेपर का कोर हिस्सा होते हैं। यहाँ से सीधे सवाल आते हैं, जैसे गमोसिस एक फंगल डिजीज है जो फाइटोफ्थोरा से होती है। लेकिन असली कंफ्यूजन तो वेक्टर्स में होता है, जहां इंसेक्ट्स मैच करने होते हैं। हाँ, जैसे बैक्टीरियल कैंकर जो ज़ैंथोमोनस बैक्टीरिया से होता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक इस बैक्टीरिया को फैलाने वाला वेक्टर है लीफ माइनर इंसेक्ट। वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्टेजा एक वायरस है जिसे फैलाने का काम एफिड्स करते हैं, खासकर टॉक्सोप्टेरा स्पीशीज। और सिट्रस ग्रीनिंग, इस बीमारी के वेक्टर्स को लेकर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं। सिट्रस ग्रीनिंग को पहले माइकोप्लाज्मा का नतीजा माना जाता था, पर अब इसे एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिब्रोबैक्टर से जोड़ा जाता है और इस खतरनाक बीमारी का वेक्टर है सिट्रस प्सिला, जिसका साइंटिफिक नाम डायोफेरिना सिट्री है। इन वेक्टर्स को याद रखना बहुत जरूरी है। एक लाइन वाले सवालों में वायरॉइड से होने वाली एक बीमारी पूछी जाती है, एक्सोकॉटिस। ये सीधा फैक्ट है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी क्लियर क्वेश्चंस बनकर आते हैं, जैसे ग्रैन्युलेशन। ग्रैन्युलेशन उस वक्त होता है जब फल पक रहा हो और अचानक टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाए। ऐसे में फल के जूस सैक्स ड्राई और हार्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, जिसे लाइम स्प्रे और 2,4-D से ठीक किया जा सकता है। बाकी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज को याद रखने का एक आसान तरीका बता दूं। एक्सांथेमा, डायबैक और लिटिल लीफ, ये तीनों डिसऑर्डर्स कॉपर यानी Cu की कमी से होते हैं, जबकि येलो लीफ डिसऑर्डर मोलिब्डेनम यानी MO की कमी की वजह से होता है। पेस्ट्स यानी कीट पतंगों की बात करें तो लेमन बटरफ्लाई, जिसका नाम पपिलोडेमोलियस है, एक बड़ा खतरा है। इसे फलों की बैगिंग करके यानी उन्हें कवर करके रोका जा सकता है। एक और बेहद दिलचस्प पेस्ट है फ्रूट सकिंग मॉथ, ओथ्रेस फुलोनिका। इसकी खासियत ये है कि इसका सिर्फ अडल्ट मॉथ ही पकते हुए फलों में छेद करके उनका जूस चूसता है। इसका लार्वा फलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। मेक श्योर टू प्रैक्टिस MCQs ऑन दिस। Visit agriprep.in, attempt topic-wise questions and check performance with AI evaluation. चलिए अब दूसरे कोर कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, पपाया यानी पपीता, जिसका बोटानिकल नेम कैरिका पपाया है। ये एक ऐसा ट्रॉपिकल फल है जो नॉर्थ इंडिया की सर्दी और पाले से बहुत डरता है। पपीता एक पॉलीगैमस प्लांट है और साल भर फल देता है। जैसा अभी बताया गया, ये एक ट्रॉपिकल फल है, इसलिए पाला यानी फ्रॉस्ट इसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। नॉर्थ इंडिया में इसकी खेती के लिए फ्रॉस्ट एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। और सिट्रस की ही तरह पपीता भी वाटर लॉगिंग के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। थोड़ा सा भी ठहरा हुआ पानी इसकी जड़ों को गला देता है। एग्जाम में इसके पिगमेंट्स और मेडिसिनल एंजाइम से काफी सवाल बनते हैं। पपाया को उसका खूबसूरत पीला रंग कैरिका ज़ैंथिन नाम के पिगमेंट की वजह से मिलता है। और जब फल कच्चा होता है तो उसके छिलके पर कट लगाने से जो सफेद दूध जैसा लिक्विड निकलता है, लैटेक्स, उसे सुखाने के बाद पपाइन कहते हैं। इस पपाइन में पेप्सिन एंजाइम भारी मात्रा में पाया जाता है जो डाइजेशन में मदद करता है। इसी के साथ एक और केमिकल इस पौधे में मिलता है, कार्पीन। इसका उपयोग डायूरेटिक और हार्ट स्टिमुलेंट के रूप में दवाइयों में किया जाता है। अब आते हैं इसके कल्टीवेशन के सबसे ट्रिकी पार्ट पर। पपाया कमर्शियली सीड से प्रोपेगेट होता है।
और अगर ऑर्चर्ड में डायोविशियस वैरायटीज लगाई जा रही हैं तो हर हाल में 10% मेल प्लांट्स लगाना अनिवार्य होता है ताकि पॉलिनेशन ठीक से हो और फल बन सकें। सीड रेट्स, ये वो डेटा है जहां बहुत से उम्मीदवार गलती करते हैं और मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग होती है। आखिर डायोविशियस और जाइनोडेशियस के सीड रेट्स में इतना फर्क क्यों होता है? मैं समझाता हूँ। जाइनोडेशियस वैरायटीज के लिए सीड रेट 250 से 300 ग्राम्स पर हेक्टेयर होता है, जबकि डायोविशियस वैरायटीज के लिए ये सीड रेट बढ़कर 400 से 500 ग्राम्स पर हेक्टेयर हो जाता है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। जाइनोडेशियस प्लांट्स में हर्माफ्रोडाइट और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, यानी हर पौधा फल दे सकता है। लेकिन डायोविशियस में मेल और फीमेल पौधे बिल्कुल अलग होते हैं। शुरुआत में पहचान नहीं होती कि कौन सा बीज मेल प्लांट बनेगा और कौन सा फीमेल। अच्छा, इसलिए किसानों को ज्यादा बीज बोने पड़ते हैं और बाद में जब फूल आते हैं तो एक्स्ट्रा मेल प्लांट्स को उखाड़कर फेंकना पड़ता है ताकि सिर्फ 10% मेल्स ही बचें। बिल्कुल सही। इसी मार्जिन ऑफ एरर के लिए डायोविशियस का सीड रेट ज्यादा रखा जाता है। ये एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। अब इन वैरायटीज को याद करने के तरीके पर आते हैं। गाइनोडायोसियस वैरायटीज को याद रखने के लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक है, DMCTS। डी से आती है पूसा डिलीशियस, एम से पूसा मैजेस्टी, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये नीमाटोड के प्रति रेजिस्टेंट है। C से कोर्ग हनीड्यू और दूसरे C से CO3। T से ताइवान रेड लेडी, जो अपने ब्लड रेड रंग के फलों के लिए फेमस है। और एस से सूर्या और आखिरी इस एस से सनराइज सोलो, जिसका अंदर का फ्लैश पिंक कलर का होता है। ये हुई गाइनोडायोसियस। और डायोशियस वैरायटीज की लिस्ट में क्या क्या आता है? इसमें आती हैं पूसा जाइंट, जो अपने बड़े आकार की वजह से कैनिंग और टूटी फ्रूटी बनाने के काम आती है। फिर आती है पूसा डॉफ, CO5, जो पपेन निकालने के लिए सबसे बेहतरीन यानी पपेन रिच मानी जाती है। इसके अलावा पंत C1, बेटी और हथरस गोल्ड भी इसी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के पेपर्स उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा सवाल जिस वैरायटी पे आता है वो है पूसा नन्ना। ये असल में एक म्यूटेंट वैरायटी है ना? हाँ, ये एक्सट्रीमली ड्वार्फ यानी बेहद छोटी होती है। अपने छोटे आकार की वजह से ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग और यहाँ तक कि पॉट गार्डन यानी गमलों में उगाने के लिए भी पूरी तरह सूटेबल है। इसकी स्पेसिंग सिर्फ 1.25 बाय 1.25 मीटर होती है। इस स्पेसिंग के साथ 1 हेक्टेयर में आराम से 6000 प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। अगर पपाया की बीमारियों पर फोकस करें तो नर्सरी स्टेज पर सीडलिंग्स की सबसे गंभीर बीमारी है डैम्पिंग ऑफ। ये पाइथियम अफाइनिडर्मेटम फंगस से होती है। छोटी सी नर्सरी में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो ये फंगस पौधे के तनों को मिट्टी की सतह से गला देता है। वायरल डिजीजेस की बात करें तो रिंग स्पॉटिंग मुख्य बीमारी है, जिसमें पौधे की ऊपरी पत्तियां मोटिल्ड यानी धब्बेदार हो जाती हैं। इस वायरस का वेक्टर एफिड्स है। और दूसरी वायरल बीमारी है पपाया लीफ कर्ल। और लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर व्हाइट फ्लाइज होती हैं। यहाँ एक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि इन दोनों वेक्टर्स व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स का ही स्प्रे क्यों किया जाता है? क्योंकि ये दोनों कीट रस चूसने वाले यानी सैप सकिंग होते हैं। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड पौधे के सिस्टम यानी रस में घुल जाता है। जब ये कीट पौधे का रस चूसते हैं तो जहर उनके अंदर चला जाता है और वो मर जाते हैं। बिल्कुल। इसके लिए एसीफेट या डेमेथोएट का स्प्रे किया जाता है। इमिडाक्लोप्राइड के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का मिक्सचर भी काफी असरदार होता है। एक छोटी सी एडवाइस एस्पिरिन्स के लिए, डोंट जस्ट लिसन, टेस्ट द नॉलेज। agriprep.in पे MCQs अटेम्प्ट करें एंड यूज AI evaluation टू चेक एक्यूरेसी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ड्राई और एरिड रीजन्स के 2 सबसे मजबूत फलों पर आते हैं, पोमेग्रेनेट यानी अनार और बेर। पहले अनार यानी प्यूनिका ग्रेनेटम को डिकोड करते हैं। अनार की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ड्रॉट टॉलरेंस। सूखे को सहने की इसकी क्षमता कमाल की होती है। इसका ओरिजिन ईरान, जिसे पहले पर्शिया कहा जाता था, वहां माना जाता है। एग्जाम में एक डायरेक्ट पॉइंट आता है कि फलों का लाल रंग किस केमिकल की वजह से होता है। उसका जवाब है एंथोसायनिन पिगमेंट। प्रोडक्शन के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। और भारत के अंदर महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है। एक रोचक हेल्थ फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस फ्रूट का जूस लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग के पेशेंट्स के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। प्रोपोगेशन की बात करें तो अनार को आमतौर पर स्टेम कटिंग और एयर लेयरिंग, जिसे गुटी भी कहते हैं, उसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है।
इसके वाइल्ड टाइप यानी जंगली रूप को दरू कहा जाता है। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिससे हर साल क्रॉप रेगुलेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, बहार ट्रीटमेंट। बहार का मतलब है पेड़ को एक खास वक्त पर पानी न देकर स्ट्रेस में डालना, ताकि जब उसे दोबारा पानी मिले तो उसमें एक साथ बहुत सारे फूल आएं। अनार में 3 तरह के बहार आते हैं। पहला है अम्बे बहार। इसमें फ्लावरिंग जनवरी फरवरी में होती है और हार्वेस्टिंग जून अगस्त में। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसमें साल की सबसे ज्यादा यील्ड यानी पैदावार मिलती है, इसलिए ज्यादातर ग्रोअर्स इसको ही प्रेफर करते हैं। दूसरा है मृग बहार। इसमें फ्लावरिंग जून जुलाई में और हार्वेस्टिंग नवंबर जनवरी में होती है। लेकिन इस बहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फल पकने के वक्त मॉनसून या बारिश का असर होता है, जिससे फ्रूट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती और इंसेक्ट या डिजीज का अटैक सबसे ज्यादा देखा जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है हस्ता बहार। इसकी फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर में और हार्वेस्टिंग फरवरी अप्रैल में होती है। हस्ता बहार की यील्ड शायद अम्बे बहार जितनी ना हो, लेकिन यहाँ ड्राई मौसम होने की वजह से फ्रूट क्वालिटी, उसका आकार और कलर सबसे बेहतरीन निकल कर आते हैं। बीमारियां ना के बराबर होती हैं। इसी सॉलिड वजह से हस्ता बहार की क्रॉप को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। चलिए वैरायटीज पर एक नजर डालते हैं। जालोर सीडलेस वैरायटी राजस्थान के ड्राई एरियाज में काफी कॉमन है। उसके बाद आती हैं गणेश, कंधारी और अरक्ता। अरक्ता खासकर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सूटेबल है। फिर आती हैं मृदुला और रूबी। रूबी एक बहुत ही खास वैरायटी है क्योंकि ये IIHR द्वारा डेवलप किया गया एक 3-वे क्रॉस है। ज्योति दौलका जो गुजरात में उगाई जाती है, और सबसे लीडिंग वैरायटी जिसने महाराष्ट्र में अनार की खेती को बदला है, भागावा। भागावा वैरायटी को याद रखने में बड़ा मजा आता है क्योंकि इसके दूसरे नाम किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के टाइटल जैसे लगते हैं। हाँ, सिंदूरी, मस्तानी और जय महाराष्ट्र ऐसे नाम एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा अम्लदाना और USSAI लार्ज फ्रूट साइज वैरायटी वंडरफुल भी एग्जाम सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेस्ट्स और डिजीजेस को डिकोड करते हैं। अनार बटरफ्लाई इसका एक बेहद सीरियस पेस्ट है। इसका लार्वा फल के अंदर बोर कर देता है और सारी क्वालिटी खराब कर देता है। इसको मैनेज करने का तरीका केमिकल से ज्यादा फिजिकल है। फ्रूट्स को बटर पेपर या पॉलिथीन बैग से कवर किया जाता है ताकि बटरफ्लाई अंडे न दे सके। फ्रूट फ्लाइज में एक माइनर पेस्ट है। बीमारियों में सबसे खतरनाक है बैक्टीरियल ब्लाइट जो क्सेंथोमोनस से होता है। महाराष्ट्र में जहां अनार सबसे ज्यादा होता है, वहां इस बीमारी को नोडल ब्लाइट, ब्लैक स्पॉट या टेलिया डिजीज के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में फ्रूट क्रैकिंग यानी फलों का फट जाना काफी कॉमन है, खासकर ड्राई एरियाज जैसे राजस्थान में। जब ड्राई हवा चलती है और कैल्शियम, बोरॉन और पोटेशियम की कमी होती है या फिर किसान इर्रेगुलर इरिगेशन करता है, तब फल फट जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए 0.5% बोरेक्स का स्प्रे किया जाता है। एक और डिसऑर्डर है इंटरनल ब्रेकडाउन, जिसमें फल बाहर से ठीक लगता है पर अंदर के एरल्स ब्राउन और ब्लैक हो जाते हैं। ये समस्या अम्बे बहार में ज्यादा देखी जाती है। बेर यानी जिजिफस मोरिटियाना। बेर की खेती में सबसे बड़ा टेक्निकल इंटरवेंशन है प्रूनिंग यानी कटाई छटाई, क्योंकि ये पेड़ समर यानी गर्मियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है। उस वक्त उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए राजस्थान जैसी जगहों पर प्रूनिंग का बेस्ट टाइम अप्रैल मई का महीना होता है। और याद रखने वाली बात यह है कि बेर क्रॉप को ड्रास्टिकली प्रून किया जाता है, यानी इसकी शाखाओं को बहुत भारी मात्रा में काटा जाता है, क्योंकि इसमें फल हमेशा नई ग्रोथ यानी नए ब्रांचेस पर ही आते हैं। बेर की वैरायटीज को उनके पकने के वक्त यानी मैच्योरिटी के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। अर्ली वैरायटीज जो कम बारिश वाले ड्राई एरियाज के लिए बेस्ट हैं, उनमें आती हैं गोला, कैथाली और सेब। मिड मैच्योरिटी वाली वैरायटीज हैं मुंडिया, बनारसी, जोगिया और मेहरून। और लेट मैच्योरिटी वाली वैरायटीज हैं उमरान, जिसका ओरिजिन खुद राजस्थान से है, इलायची और कथा। इलायची वैरायटी में एक बहुत ही खास बात है। ये एक ट्रिपलेट्स वैरायटी है और इसमें पॉलन स्टेरिलिटी पाई जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी जिसे एग्जाम बनाने वाले पसंद करते हैं वो है डोडिया। बेर का सबसे मुख्य पेस्ट फ्रूट फ्लाई होता है जो पूरी फसल बर्बाद कर सकता है, लेकिन डोडिया वैरायटी इस फ्रूट फ्लाई के प्रति रेजिस्टेंट होती है। उसमें रेजिस्टेंस होने की वजह से ये वैरायटी अपने आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। पूरा सिलेबस एक साथ सुनना काफी नहीं होता।
agriprep.in पे MCQs अटेम्प्ट करें एंड यूज AI evaluation टू चेक एक्यूरेसी। चलिए अब एक तेज बुलेट स्टाइल रैपिड रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे क्रूशियल डेटा पॉइंट्स दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। क्विक रिकैप शुरू करते हैं। ट्रिस्टेजा वायरस के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? कागजी लाइम। पॉली एम्ब्रियोनिक सिट्रस फ्रूट्स कौन-कौन से हैं? मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम और ग्रेप फ्रूट। पपाया का सीड रेट क्या है? गाइनोडोइशियस के लिए 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर और डायोइशियस के लिए 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। पूसा नन्हा की प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है? 1 हेक्टेयर में 6000 प्लांट्स लगाए जाते हैं। पोमेग्रेनेट में सबसे ज्यादा यील्ड किस बहार में मिलती है? अम्बे बहार। और वही एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए बेस्ट बहार कौन सा है? हस्ता बहार। पोमेग्रेनेट की तलिया डिजीज क्या है? ये एक बैक्टीरियल ब्लाइट है जो ज़ेंथोमोनास से होती है। और बेर की प्रूनिंग का बेस्ट टाइम क्या है? समर डोरमेंसी के दौरान यानी अप्रैल मई में। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले वेक्टर्स जिनको मैच करने में उम्मीदवार फंसते हैं, उन्हें दोबारा दिमाग में बैठा लीजिए। सिट्रस ग्रीनिंग फैलाता है साइला। सिट्रस कैंकर फैलाता है लीफ माइनर। ट्रिस्टिसा वायरस का वेक्टर है एफिड्स। पपाया रिंग स्पॉट वायरस का वेक्टर भी एफिड्स हैं, जबकि पपाया लीफ कॉल वायरस का वेक्टर व्हाइट फ्लाइज हैं। बस इन कॉम्बिनेशंस को क्लियर रखिए, एग्जाम में कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं बचेगी। बेहतरीन। अब इस गहरे विश्लेषण के अंत में नॉलेज टेस्ट करने के लिए 4 सीधे सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों के जवाब को अपने दिमाग में सोचकर कंफर्म करना है। जवाब है कागजी लाइम। सवाल नंबर 2, पपाया की डायोशियस वेराइटीज जब लगाई जाती हैं तो उनका सीड रेट क्या होना चाहिए? जवाब है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। सवाल नंबर 3, पोमेग्रेनेट यानी अनार को एक्सपोर्ट करने के लिए किस बहार ट्रीटमेंट को सबसे अच्छा माना जाता है? जवाब है हस्ता बहार। और सवाल नंबर 4, बेर की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो सबसे खतरनाक पेस्ट फ्रूट फ्लाई के प्रति रेजिस्टेंट है? जवाब है डोडिया। agriprep.in इस टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करें, वहां AI एवेल्युएशन से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन्हें ठीक करें। अगले गहरे विश्लेषण में हम हॉर्टिकल्चर के एक और नए और थोड़े और चैलेंजिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहां एग्रीकल्चर एग्जाम्स के हर एक डाउट को इसी तरह बारीकी से क्लियर किया जाएगा। चर्चा को खत्म करने से पहले एक जरूरी और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल इस टॉपिक को आगे खुद एक्सप्लोर करने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आखिर क्यों कुछ पौधे जैसे कागजी लाइम किसी एक बीमारी के लिए इंडिकेटर बन जाते हैं और वायरस का असर सबसे पहले दिखाते हैं, जबकि उन्हीं के परिवार की बाकी वैरायटीज चुपचाप बच निकलती हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या इस तरह की जेनेटिकल वल्नरेबिलिटी और सेंसिटिविटी का इस्तेमाल हम आगे चलकर ऑर्चर्ड्स को बेहतर मैनेज करने और दूसरे फलों की नई अर्ली वार्निंग वैरायटीज बनाने में कर सकते हैं? ये एक ऐसी दिशा है जो आने वाले समय में कृषि विज्ञान को बदल सकती है। इसे अपने स्तर पर जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।